आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए C++ प्रोग्राम। किसी भी C++ प्रोग्राम का जब आप लिखने जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी साख कैसे होती है, कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। पहले आप देखें इस सिंटैक्स को, प्रोग्राम लिखने का तरीक़ाकार, फिर हम बात करते हैं कि C++ प्रोग्राम के कौन से हिस्से होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहली लाइन को अगर आप देखें, हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स, तो प्रोग्राम का एक हिस्सा ये होता है और इस हिस्से को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक। पहला हिस्सा ये C++ प्रोग्राम का वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होगा। उसके बाद आप दूसरी लाइन पर देखें, इंट मेन जो लिखा हुआ है, ये हिस्सा कहलाता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हर एक C++ प्रोग्राम का लाजमी जुज़्व है ये मेन फंक्शन। कोई भी C++ का प्रोग्राम मेन फंक्शन के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। दूसरे अल्फाज में, मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जहां से प्रोग्राम में रन होना है वो यहाँ मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है, जो इससे पहले लाइन है, ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले का हिस्सा है। यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ये चीजें, ये फाइल जो होगी, ये प्रोसेस होगी। पहले ये प्रोसेस होगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगी। याद रखें, मेन के बगैर कोई C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, रन नहीं हो सकता। हाँ, लिखा जा सकता है। क्या मतलब लिखा जा सकता है कि आप मेन के अलावा कोई और फंक्शन बनाते हैं, अपना एक फंक्शन बनाते हैं, तो वो फंक्शन बनाया जा सकता है, वो कंपाइल भी हो सकता है, ठीक है। कंपाइलेशन का क्या मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज में, हम C++ पढ़ रहे हैं तो C++ की बात करेंगे। C++ लैंग्वेज में आपने जब एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप उस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइलेशन में दो मेन काम होंगे। पहला काम, आपने जो कोड लिखा है वो सोर्स कोड कहलाता है, वो ट्रांसलेट होगा मशीन कोड में। सोर्स कोड आप समझते हैं, यूजर समझता है, प्रोग्रामर समझता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, तो मशीन कोड समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो आपको तो समझ आता है, कंप्यूटर को समझ नहीं आता है। तो प्रोग्राम तो कंप्यूटर ने रन करना है, तो पहले उसको समझेगा। तो समझने के लिए वो उस लैंग्वेज में होना चाहिए जो उसको समझ में आती है। तो आपके लिखे हुए प्रोग्राम की एक और कॉपी तैयार होती है, और वो कॉपी आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करती है, ठीक है। किस कोड में? मशीन कोड में, ठीक है। यानी दो फाइलें तैयार, एक आपने लिखी, जो आपने लिखी C++ की इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी, ठीक है, वो आपको समझ आता है। उसमें C++ की हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसी की एक तर्जुमा शुदा कॉपी एक और फाइल तैयार होगी, सेम उसी की कॉपी होगी, उसमें सेम वही चीजें होगी, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में होगी, मशीन लैंग्वेज में होगी। उसको ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। जो दूसरी कॉपी तैयार होती है वो ऑब्जेक्ट फाइल होती है। जो आपकी कॉपी होती है, जो आपने लिखी होती है, वो सोर्स फाइल होती है, ये सोर्स कोड होता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि किसी भी लैंग्वेज में जब आप एक प्रोग्राम लिख लेते हैं तो दूसरा काम क्या होता है, कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन में मैंने क्या कहा, कंपाइलेशन में क्या होता है कि एक तो आपकी लिखी हुई फाइल का ट्रांसलेशन होता है मशीन कोड में, एक और फाइल तैयार होती है। दूसरा काम ये होता है कि आपके लिखे हुए प्रोग्राम में अगर कोई एरर्स हैं, कोई गलतियां हैं, तो कंपाइलर जो है वो उनको चेक करता है और आपको लिस्ट बताता है कि आपकी प्रोग्राम में, आपके लिखे हुए कोड में ये एरर्स मौजूद
ठीक है। तो कंपाइलेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, मेन से। प्री प्रोसेसर डायरेक्टर जो है ये कंपाइलेशन से पहले का प्रोसेस है, ठीक। दूसरी बात जो असल बात मैं कह रहा था कि किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना मस्ट है, जरूरी है। इसके बगैर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिसमें मेन फंक्शन नहीं, आपने अपना कोई फंक्शन बनाया है, वो कंपाइल तो हो सकता है। कंपाइल का मतलब क्या है कि वो ट्रांसलेट भी होगा, आपको एरर्स अगर हैं तो उसकी लिस्ट भी बताएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा, रन नहीं हो सकेगा, आपका आउटपुट नहीं दिखा सकेगा जब तक कि आपके सी प्लस प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं हो। मेन के बगैर प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है जी, ठीक है, रन नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो मेन फंक्शन का होना जरूरी है, यहीं से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। दूसरा हिस्सा ये हो गया, पहला हिस्सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दूसरा हिस्सा मेन फंक्शन, तीसरा हिस्सा बॉडी ऑफ मेन। ये इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के दरमियान में ये जितनी भी जहां एक्चुअल प्रोग्राम मौजूद होता है, जहां प्रोग्राम की एक्चुअल स्टेटमेंट्स मौजूद होती है, ठीक है, वो हिस्सा क्या कहलाता है? बॉडी ऑफ मेन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इसमें आपने वो तमाम स्टेटमेंट्स, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखनी है जिस मकसद के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो यहाँ पर होगा। आपके प्रोग्राम का असल हिस्सा जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होके आउटपुट दिखाना है, वो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ये बॉडी ऑफ मेन है। कहने का मकसद ये है कि किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के कितने हिस्से होंगे? 3 हिस्से। एक हिस्सा ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जी सर, ठीक है, ये कंपाइलेशन से पहले ये प्रोसेस होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं इनकी तफसील मैं बता दूं। दूसरी लाइन को आप देखिए मेन फंक्शन, ये मस्ट हिस्सा है। कोई भी प्रोग्राम सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम मेन के बगैर एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। तो एक कम से कम एक मेन फंक्शन जो है आपके प्रोग्राम में जरूर होना चाहिए। बाकी आप अपने जितने भी फंक्शंस बनाते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो हो, लेकिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए, चाहे इसकी बॉडी खाली क्यों ना हो। ये भी याद रखें, चाहे इसकी बॉडी खाली हो, ठीक है, यानी इसमें तो आपने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी, नीचे आपने और फंक्शन बनाया उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी है, लेकिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन जरूरी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होती है। और तीसरा हिस्सा क्या होता है? बॉडी ऑफ मेन। अब हम आते हैं पहले हिस्से पर, वो क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये स्पेशल किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कुछ स्टेटमेंट्स, स्पेशल किस्म की स्टेटमेंट्स का मजमूआ है, और इन स्टेटमेंट्स का काम कंपाइलेशन के प्रोसेस से पहले होता है, यानी ये हिस्सा कंपाइल नहीं होता। आपकी कंपाइलेशन मेल से होती है, मेल से पहले वाला ये कंपाइल नहीं होता। ये कंपाइलर को बताने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दो किस्म के, एक है हमारे पास इंक्लूड डायरेक्टिव, दूसरा है हमारे पास डिफाइन डायरेक्टिव। याद रखें, ये हैश साइन जो है, हैश साइन, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है। इंक्लूड डायरेक्टिव आप इस्तेमाल करेंगे, हैश साइन पहले होगा, डिफाइन डायरेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, हैश साइन पहले होगा। तो दो किस्म के हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, इंक्लूड और डिफाइन। दोनों का अपना कुछ मकसद है, हम देखते हैं। इंक्लूड डायरेक्टिव, इसका मकसद ये है कि आप प्रोग्राम के अंदर कुछ फाइल्स को अगर इंक्लूड करना चाहते हैं, आपने अपने प्रोग्राम में कुछ फाइल्स इस्तेमाल कर ली हैं जो आपको चाहिए, आपके प्रोग्राम को उनकी जरूरत है, और वो फाइल्स C++ की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। जब आप C++ इंस्टॉल करते हैं तो उसकी लाइब्रेरी भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी, उसमें कुछ फाइल्स हैं जो पड़ी हुई हैं। वो फाइल्स आपको इस प्रोग्राम में यहाँ पर ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि वो लाइब्रेरी से वो फाइल्स आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, आपको प्रोग्राम में अवेलेबल हो, आप उनको इस्तेमाल कर सकें। तो
फिर इंक्लूड, फिर इंक्लूड। ये इंक्लूड एक्चुअली जो है ये एक फोल्डर का नाम है, डायरेक्टरी का नाम है, डायरेक्टरी एक फोल्डर। और फोल्डर में क्या पड़ा होता है? फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। तो इंक्लूड नाम की जो डायरेक्टरी है उसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं। उन फाइल्स में से जो फाइल्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं प्रोग्राम में आपको वो अवेलेबल है, वो इस एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे। उन फाइल्स का नाम आप इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अच्छा, और साथ .h का एक्सटेंशन देंगे। इन्हें हेडर फाइल्स कहा जाता है, इसलिए .h का हम एक्सटेंशन देते हैं। समझ गए बात जी? जैसे अक्सर हम प्रोग्राम में, तकरीबन हर प्रोग्राम में हैश इंक्लूड iostream.h ये लिखते हैं। अब इंक्लूड क्या है? एक डायरेक्टरी का नाम है, ठीक है। इसके अंदर iostream.h फाइल्स पड़ी हुई है, iostream की फाइल्स पड़ी हुई है। जब आपने ये प्री प्रोसेसर इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि iostream की जो फाइल्स है वो आपको प्रोग्राम में अवेलेबल होंगी, आप उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। एक्चुअली वो पड़े कहाँ पर हुए हैं? इस इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई, जो C++ की लाइब्रेरी में पड़ी हुई इंक्लूड नाम की डायरेक्टरी जो है उसमें ये फाइल्स पड़ी हुई है। आप उनको अवेलेबल बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में। क्लियर है? दूसरा है डिफाइंड डायरेक्टिव। डिफाइंड डायरेक्टिव ये भी प्रोग्राम मेन से पहले, याद रखें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमेशा मेन से पहले लिखे जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफाइंड डायरेक्टिव जो है इसका मकसद सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को डिफाइन करना होता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट को, कुछ कांस्टेंट्स हैं जो आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ कांस्टेंट आप प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको आप डिफाइन करते हैं डिफाइंड डायरेक्टिव की मदद से, और ये काम भी मेन से पहले किया जाता है। एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, हमने कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का एक तरीका पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, पहले कांस्ट लिखते हैं विजार्ड जी, ठीक है जी। फिर टाइप लिखते हैं, फर्ज करें इंट टाइप का ये कांस्टेंट होगा, इसमें वैल्यूज होगी, वो इंटीजर होगी। फिर उसका नाम फर्ज करें xy को कोई वैल्यू हम दे देते हैं जी। अब इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू xy की जो वैल्यू है 10 ये प्रोग्राम में इस्तेमाल होगी, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कांस्टेंट डिक्लेयर करने का एक तरीका है। कांस्टेंट डिक्लेयर करने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप डिफाइन डायरेक्टिव की मदद से किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसमें फिर ये कांस्ट भी इस्तेमाल नहीं होगा, फिर टाइप भी इस्तेमाल नहीं होगी, इक्वल साइन भी नहीं। उसका तरीका कार ये है कि हैश डिफाइन डायरेक्टिव इस्तेमाल किया, उसके बाद जो नेम आप इस्तेमाल कर रहे हैं कांस्टेंट के लिए फाइल, और जो वैल्यू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले, मेन से पहले ये आप लिख देंगे, यानी इंक्लूड के बाद लिख सकते हैं, इंक्लूड से पहले लिख सकते हैं डिफाइन, लेकिन मेन से पहले आप लिखेंगे। तो ये दो किस्म के डायरेक्टिव्स हैं, एक हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड डायरेक्टिव, दूसरा डिफाइन डायरेक्टिव है, और ये सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। जैसे ये एक यहाँ मैंने दो एग्जांपल दिए हैं कि एक पाई की वैल्यू को मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया है, दूसरा न्यू एक सिंबॉलिक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है मैंने। ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे, न्यू लाइन पे शिफ्ट करने के लिए एक एस्केप सीक्वेंस हमारे पास इस्तेमाल होता है \n। मैं कहता हूँ कि \n की बजाय मैं ये लफ्ज ये न्यू लिखूँ तो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो, तो उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। बैरकैप सिंपली अभी फिलहाल आपने ये याद रखना है, ये फिर जब हम पढ़ेंगे आगे कुछ बढ़ते जाएंगे प्रोग्रामिंग में, तो ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, हो सकता है ये आपको समझ ना आ रही हो तो फिर समझ आएगी। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो कौन से हैं, इंक्लूड डायरेक्टिव और डिफाइन डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव का काम क्या है, हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में अवेलेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डायरेक्टिव इस्तेमाल होता है, डिफाइन डायरेक्टिव किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी
इस्तेमाल है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज मेन फंक्शन, दूसरा हिस्सा जो है C++ प्रोग्राम का, वो क्या होता है मेन फंक्शन। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर C++ प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना लाजमी है। इसके बगैर में C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। हाँ, कंपाइल हो सकता है, मैंने पहले भी बताया कंपाइल हो सकता है, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रोग्राम को फाइल किया है जो एग्जीक्यूट ना होगा। जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो प्रोग्रामिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि वो हम जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर तैयार करें वो हमारे लिए आसानी पैदा करेगा, हमारा कोई काम करेगा, कोई एक मखसूस टास्क हमारे लिए वो परफॉर्म करेगा। तो अब अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो सिर्फ कंपाइल होके पढ़ो क्या फायदा है। ठीक है, तो मेन फंक्शन का होना जरूरी है, मेन के बगैर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। दूसरा हिस्सा मेन प्रोग्राम होता है। तीसरा हिस्सा जो है वो बॉडी ऑफ मेन है, ये एक्चुअल प्रोग्राम होता है। ये किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? ये वो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये एक प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, तीसरा हिस्सा ये होता है। इस स्टार्टिंग ब्रैकेट से यानी आपका प्रोग्राम, बॉडी ऑफ प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है। बॉडी ऑफ मेन यहाँ पर खत्म हो रही है और इसमें वो तमाम इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे, वो तमाम स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो प्रोग्राम का असल हिस्सा होंगे। कोई सवाल है आपका? अब थोड़ी मुश्किल बातें आने जा रही हैं।